वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करेंगे 22 नवंबर 2021 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत योग विषय में, उसके अंतर्गत हम 21 से लेकर के 30 तक क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के वह वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप भी अपना नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम में करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्ट एक्यूरेट योगा टाइप करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जर्नी नेट जेआरएफ की स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आईडी 5582 जो कि हमारा इसका 21वां क्वेश्चन है। यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 में जो नवंबर में हमारा पेपर हुआ था उसके अंतर्गत यह क्वेश्चन है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किन के व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं। योग सूत्र की बात करें तो 4 अध्याय है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में अगर आप चतुर्थ अध्याय का जो है 9th नंबर सूत्र देखेंगे तो वहां पर पाएंगे जाति देश काल व्यवहित अनाम अपि अनंतरयम स्मृति संस्कारोर एक रूपत्वात्। कहते जो वासनाएं पैदा होती हैं वो अलग अलग कर्मों के करने से, कर्म महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के बताए हैं, जिसमें से योगियों का जो कर्म रहता है वो सर अकृष्ण और अशुक्ल, मतलब कृष्ण और शुक्ल इन दोनों से रहित रहता है। एक तरह से गीता में निष्काम भाव से हम उसकी तुलना कर सकते हैं सर। तो वहां पर कहा गया है कि स्मृति और संस्कार कहते एक जैसे लगते हैं किन के व्यवधान के बावजूद, जाति देश और काल, है ना, इनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं। तो सी डी और ई हमारा उत्तर जो है वो राइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, सी डी ई, जाति देश और काल। यह सूत्र आप जरूर नोट करेंगे, चतुर्थ अध्याय का 9वां सूत्र जो है उसमें पाएंगे। तो कर्म के कितने प्रकार है महर्षि पतंजलि के अनुसार वो भी आप जान लीजिए। कर्म के 4 प्रकार बताए गए हैं, शुक्ल कृष्ण मिश्र और अशुक्ल और अकृष्ण। इस तरीके से 4 कर्म के प्रकार हैं। आगे देखें, नेक्स्ट है 5553 क्वेश्चन आईडी जो कि हमारा क्वेश्चन संख्या 22 है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका को सबसे पहले जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कोशिका सेल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाए। यहाँ पर सेल जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी सेल्स मिलकर के सर क्या बनाती है, हमारी टिश्यूज बनाती हैं। टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के कोई सिस्टम बनाते हैं। तो जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, तो उसमें कहीं ना कहीं सेल जरूर होगी। और सेल सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो उसी को हम कोशिका को क्या कहते हैं, कार्यात्मक और रचनात्मक सबसे छोटी जो इकाई है उसको सेल कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक्स ने जो है सेल की खोज की थी सर्वप्रथम। उसके बाद में एक दो चीजें और जाननी जरूरी है। यहां पर आपसे अक्सर पूछा जाता है कि इसकी सेल को क्या कहते हैं। जैसे बोन्स की सेल को हम क्या कहेंगे, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट बोलेंगे। ऐसे सर ब्लड की सेल्स को क्या बोलते हैं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं तो सर जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, 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 ये जरूर ध्यान रखेंगे। और ऐसे न्यूरॉन्स कहाँ की सेल होती है, ब्रेन के अंदर की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर की न्यूरॉन सेल होती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है सेल से संबंधित। कल को प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा कि बताइए यह सेल किससे जुड़ी हुई है। आज पूछा सेल की खोज किसने की, नेक्स्ट टाइम में पूछेगा कि कौन से अंग, कौन से सिस्टम की कौन सी सेल होती है, बेसिक सेल। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बार बार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5563। इसमें कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो यहाँ पर जो आपकी पुस्तक है उसमें काफी सारी विधियां दी गई है। इसमें एक है रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड। तो जब छोटा ग्रुप होता है, 5 से 7 लोग होते हैं, उनमें पहले तो बैठना कैसे है सर, बैठना है अर्धवृत्ताकार शेप में, अर्धवृत्ताकार शेप में बैठेंगे और सामने जो है आपके डेस्क पर जो भी है टीचर आपको शिक्षा देगा, जिसके कारण छोटा वृत्त बनाने के कारण आप जो है सभी उसे बराबर रूप में देख पाएंगे, सभी के सभी सी शेप में जब बैठ जाएंगे, मतलब अर्धवृत्ताकार में छोटे ग्रुप में। अब दूसरी बात है, यहाँ पर मेथड पूछा है, तो उन विद्यार्थियों को हम पूछ सकते हैं जब छोटे 5 से 7 है तो हम एक एक से पूछ सकते हैं, बताइए आपको समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। या फिर जो भी हम अनुक्रिया करेंगे तो वो सेम रिस्पॉन्स देंगे, हमें उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देंगे। तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको रिस्पॉन्स आपको करते विद्यार्थी सारे के सारे सेम, आपको पता लगता रहता है कि किस विद्यार्थी ने कैसा अभ्यास किया है,
ना, कौन सही कर रहा है कौन गलत करता है। तो मतलब सबसे छोटे ग्रुप के लिए अगर देखा जाए तो कौन सी विधि है, अनुदेश अनुक्रिया विधि, ये सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा अनुदेश अनुक्रिया विधि उत्तर हो जाएगा, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 5597, गेरंड संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को इन मौसम में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो गेरंड संहिता में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वर्ष में कितने महीने होते हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में अगर देखा जाए तो ऋतुएं कितनी होती है, 2-2 महीनों की एक एक ऋतु होती है। अगर हम बसंत को, क्योंकि चैत्र मास हमारा जो नव वर्ष है वो बसंत ऋतु से शुरू होता है, तो बसंत ऋतु सबसे पहली अगर माने तो ऋतुओं का सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। तो बसंत, उसके बाद में ग्रीष्म आता है आपका, ग्रीष्म, फिर ग्रीष्म के बाद में वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु, शरद के बाद में हेमंत, और हेमंत के बाद में फिर से शिशिर आता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल को एग्जामिनर क्या करता है, इन सीक्वेंस पूछ सकता है, इसलिए इन सभी ऋतुओं का आपको सीक्वेंस जरूर पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर ये भी करता है आपके साथ में कि शरद ऋतु को प्रथम ऋतु मानते हुए आप सीक्वेंस अरेंज करें, तो शरद को सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर बाकी के नीचे ऋतु लिखेंगे। जैसे शिशिर के नीचे क्या आएगा, बसंत ऋतु आ जाएगी, फिर ग्रीष्म आ जाएगी, फिर वर्षा आ जाएगी, इस तरीके से शरद से स्टार्ट हुआ तो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है, किसको प्रथम मानने के लिए एग्जामिनर ने कहा है उसी तरीके से उत्तर देना है। परंतु यहां पर हमें जो पूछा गया है, गेरंड संहिता के अनुसार किस व्यक्ति को जो है योगाभ्यास शुरू नहीं करना है, तो करना कब कब है सर, करने के लिए बताई गई है आपकी दो ही ऋतुएं, जिनमें नंबर एक बसंत ऋतु को कहा जाता है, दूसरी जो है शरद ऋतु को। इन दो को तो कहा गया है, अब नहीं कहा करना वो वाली ऋतु छांटनी है हमें। तो सर वर्षा में नहीं करना अभ्यास, शिशिर में नहीं करना, हेमंत में नहीं करना। अगर यहां पर अभ्यास किया गया इन ऋतुओं में तो बीमारी आ सकती है, अनेक रोग पनपते हैं, ऐसा कहा जाता है, और योग में सिद्धि नहीं होती। तो ए बी सी इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा है। तो कल को एग्जामिनर इसी प्रश्न को इस वे में दे देगा कि करना किस में चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है बसंत और शरद दोनों ऋतुओं में अभ्यास करना है, बाकी कोई भी ऋतु हो उनमें अभ्यास प्रारंभ नहीं करना है, योगाभ्यास शुरू नहीं करना है, प्रारंभ नहीं करना है। ये पॉइंट नोट करेंगे। योगाभ्यास करना तो हमें साल के 365 दिन है जब हम पारंगत हो गए, परंतु शुरुआत की बात है क्योंकि उस समय हमारे अंदर जो है दोष दबे होते हैं वो उभरते हैं, तो इससे बीमारी एकदम से ज्यादा फैल सकती है अन्य ऋतुओं में करने से। बसंत और शरद में इसलिए करने को कहा जाता है क्योंकि इस समय ऑलरेडी रोग जो है उभरे हुए रहते हैं। तो सर ए बी सी ये प्रश्न का उत्तर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कुंभक से पूर्व आसन एवं षटक्रम का अभ्यास आवश्यक है। 5621 क्वेश्चन आईडी। तो कुंभक से पहले क्या आसन और षटक्रम का अभ्यास बिल्कुल करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए। प्रत्येक ग्रंथ कहता है कि कुंभक यानी प्राणायाम आदि से पहले जो है षटक्रमों से नाड़ी शुद्धि हो जानी चाहिए और आसनों से शरीर में स्थिरता आ जानी चाहिए एक प्रकार से। उसके बाद में कहते हैं आप कुंभक करें, क्योंकि आसनों के द्वारा कहते शरीर के दृढ़ होने पर तथा षटकर्मों द्वारा शरीर की शुद्धि होने पर ही कुंभक का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आर भी बिल्कुल ठीक है, ए भी बिल्कुल ठीक है, और व्याख्या भी उसी की जा रही है जो ऊपर कहा गया था। ऊपर आसन टर्म आई थी तो नीचे भी आसन टर्म आई हुई है। ऊपर कुंभक को करने के लिए कहा गया था तो नीचे भी कुंभक के बारे में ही बताया गया है, कुंभक का फायदा बता दिया कि आसन से पहले करेंगे। तो षटक्रम ऊपर आया था, षटक्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ऊपर वाली बात है उसको एज इट इज सर नीचे एक्सप्लोर करके रख दिया है ना। तो इस तरीके से ए और आर जो है दोनों सही है, ये तो हमें पता लग गया। अब व्याख्या भी जो है, रीजन भी वो सही दिया गया है, तर्क जो दिया गया वो हमें बिल्कुल ओके दिया गया है। तो सर इसमें ए जो है हमारा वन ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, इसमें सूची दी गई है हमें, सूची 1 और सूची 2, इनको मिलान करना है, अभ्यास बताया गया कोई और उसके लाभ हमें ज्ञात करने हैं। तो जैसे कहा गया है मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र आसन के बारे में बताया गया है कि मत्स्येंद्र आसन से क्या क्या होता है, इनमें से चयन करना है हमें। तो मत्स्येंद्र आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, परंतु यहाँ पर यह ध्यान देना है हमसे संस्कृत में पूछ लिया अभी। अब संस्कृत में पूछा है तो हमें जिन पर प्रसिद्धि है, या तो आपको श्लोक याद होना चाहिए यहाँ पर जब आपसे संस्कृत से पूछते हैं, जैसे मत्स्येंद्र प्रदीप्तिम जठर प्रदीप्तिम ये कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा सर, ए का 3 होना चाहिए। इसके और साथ में क्या क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कुंडली प्रबोधम, कुंडलिनी प्रबोधम, कुंडली क्या प्रबोध, कल को आ जाएगा प्रबोध है ना, किसका होता है कुंडली प्रबोधम, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और सर हमारे जो रोग होते हैं उनका किसके समान नाश होता है, अस्त्रों के समान। जैसे सर अस्त्रों से किसी दुश्मनों का सफाया होता है, वैसे ही रोगों का नाश मत्स्येंद्र आसन से जो है अस्त्रों के समान, जैसे दुश्मनों का नाश होता है ऐसी अस्त्रों के समान रोगों का नाश होता है ना, रोग नाश होता है। ओके, ये यहाँ पर कही गई बात। और चंद्रमंडल की स्थिरता आती है, चंद्रमंडल की स्थिरता आती है सर, ये आपको बात ध्यान रखनी है, स्थिरता आती है। ठीक है, ये हो गया मत्स्येंद्रासन। अब यहीं से अगर एग्जाम में आप बैठे तो आप क्या करेंगे, ए का 3 जहां पर भी है, 2 ऑप्शन पर ए का 3 है, तो बाकी जितने भी ऑप्शन जहां पर ए का 3 नहीं है
उनको आप क्या करें, उनको जो है आप साफ कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए में 3 नहीं है, यहाँ पर भी ए में 3 नहीं है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएंगे सर। ये मेरे ऑप्शन है। अब मेरे पास 50-50 ऑप्शन रह गया कि दो में से एक है। मयूरासन की बात की जाए तो मयूरासन जो है कालकूट नामक विष को भी पाचन कर जाता है, जारियत कालकूटम। तो ये हमारा बी का 4 हो जाएगा सर। नेक्स्ट अगर बात की जाए पश्चिमोत्तानासन की, तो पश्चिमोत्तानासन सर कमर दर्द से संबंधित, कमर दर्द के व्यक्तियों को यह नहीं करना चाहिए पश्चिमोत्तानासन। आगे नहीं झुकना होता परंतु पीछे झुक सकते हैं सर। ये आपको पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम में। तो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कब होता है, करने से क्या होता है, जठर अग्नि का उदय होता है। तो देखो जठर प्रदीप्ति दोनों में हो रही थी, तो इसलिए आपको श्लोक अगर अच्छे से नहीं पता तो आप जो है अंतर नहीं पता कर पाएंगे इनमें। तो इसलिए आपको श्लोकों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हठ प्रदीपिका में मैक्सिमम 6 से 7 आसनों का लाभ बताया गया है। उन आसनों को अच्छे से श्लोक सहित याद करें ताकि इन फ्यूचर आपको फिर से जब पूछा जाए तो आप उनके बारे में बता सकें। बात करें त्राटक की, तो त्राटक के लिए कहा गया है कि त्राटक सर जो है निद्रा और तंद्रा का अभाव हो जाता है, और प्लस में इसके लिए एक बात कही जाती है हाट कपेटकम। हाट कपेटकम बोले तो हाट कपेटकम मतलब सोने की पेटी के समान, सोने की पेटी के समान जो है इसको संभाल के रखना है, सोने की पेटी के समान संभाल के गुप्त रखने योग्य क्रिया बताई गई है। षटक्रम के अंतर्गत त्राटक का वर्णन किया गया है, ये भी आप बात ध्यान रखें। तो बात देखी जाए तो डी का 1 भी है, ए का 3 भी है सर। बी का क्या होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए। तो बी का 4 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है केवल, और सी का सर 2 है। तो इस कारण से हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद ने संन्यास की दीक्षा कहां और किससे ली। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि यूजीसी की तरफ से इसके ऑप्शन गलत दिए गए थे। महर्षि दयानंद जी का संन्यास लेने से पहले का नाम क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। शुद्ध चैतन्य उन्हें कहा गया था, शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी उनका नाम था। संन्यास लेने से पहले शुद्ध चैतन्य। संन्यास उनको दिया स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी ने। कहाँ दिया था, चाणोद कन्याली, चाणोद नामक स्थान है, उसका पूरा नाम है चाणोद कन्याली। ध्यान रहे ये कुछ पुस्तकों में कन्याली लिखा हुआ है, कुछ में कर्णाली लिखा हुआ है, इस तरीके से। तो जो भी हो मेन इसकी टर्म जो है वो ये ध्यान रखें, ये चाणोद नामक स्थान था, चाणोद कन्याली या कर्णाली जो भी जगह है, वहां पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी ने शुद्ध चैतन्य को संन्यास दिया, संन्यास की दीक्षा दी, जिसके बाद में उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी रखा गया। तो ये बचपन का नाम क्या था स्वामी दयानंद जी का, शुद्ध चैतन्य। ब्रह्मचारी के रूप में क्या नाम था, वो नाम आप जरूर ध्यान रखें, ब्रह्मचारी के रूप में शुद्ध चैतन्य उनका नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न में ये ऑप्शन हमें नहीं दिख रहे हैं। अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होता तो हम स्वामी पूर्णानंद सरस्वती उत्तर दे सकते थे। बाकी दोनों ही, ना तो ये चाणोद कन्याली कनखल में, ना ही मथुरा में है, ये गुजरात में है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन में सर हमारा डी उत्तर तो ठीक है, बट बाकी ठीक नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न को जो है यूजीसी ने सभी को अंक बराबर दिए थे। ध्यान रहे कि इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन राइट नहीं था। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण के लक्षण क्या है। कुपोषण, कुपोषण का मतलब होता है कि आपको कोई चीज, आपका भोजन जो है आपके शरीर में जो है स्वास्थ्य न दे करके हानि दे रहा है, चाहे फिर वो आपको अति दिया जा रहा है या फिर वो बिल्कुल ही कम दिया जा रहा है ना, तो दोनों ही मात्रा में आप कुपोषण के शिकार होते हैं। दोनों ही मात्रा में आप कुपोषण के शिकार होते हैं। आपको चाहिए हर चीज बैलेंस मात्रा में, जिसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। अगर आपका भोजन आपका संतुलित नहीं है तो आपको जो है पोषण की, या तो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा अधिकता हो सकती है, अधिकता से भी हमारे अंदर रोग हो जाते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा कमी हो सकती है, उससे भी रोग हो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो कुपोषण में क्या क्या होता है सर, एक तो अति पोषण हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, या फिर बिल्कुल ही हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, या फिर जो भी मिलेगी कभी उचित मिल जाएंगे कभी अनुचित मिल जाएंगे, कि कभी हमें जो है सर खाना भरपेट मिल गया, अच्छी डाइट मिल गई, कभी जो होता है खराब डाइट मिल गई, तो असंतुलित पोषण। तो ई, तो ए सी और ई जहां पर भी होगा मेरा उत्तर होगा। ये उचित पोषण अगर हो तो सर बैलेंस है, संतुलित पोषण भी बैलेंस है, ये तो नहीं हो सकता। तो कुपोषण सर सुपोषण होता तो मेरा होता ए सी ई, अभी मेरा कुपोषण है तो कुपोषण में क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए सी ई उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाथ संप्रदाय के अनुगामी नहीं है। कौन नाथ संप्रदाय के अनुगामी नहीं है, यह प्रश्न हठ प्रदीपिका से लिया गया है। हठ प्रदीपिका में नाथ परंपरा के अनेक नाथों का वर्णन किया गया है। उनकी लिस्ट, एक एक व्यक्ति का नाम विशेष आपको जरूर जानना चाहिए। हो सके तो आप श्लोक को याद कर लें। एक बार आपको श्लोक में दिखा देता हूँ,
ताकि आप प्रश्न को अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ कि इस प्रश्न में क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है, कौन से नाथ का नाम है या कौन से नाथ का नाम नहीं है। तो इसको देखते हैं हठ प्रदीपिका में। तो यहाँ पर हठ प्रदीपिका में वर्णित हठ योगी और महासिद्धों के नाम हैं। अगर आप हठ प्रदीपिका का प्रथम उपदेश देखेंगे तो उसमें प्रथम उपदेश के 5 से लेकर के 9 श्लोकों में सभी नाथों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर श्लोक देख पा रहे होंगे, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शावरानंद भैरवा चौरंगी मीन गौरक्ष विरूपाक्ष विलेशया। इस प्रकार से ये सभी नाथों के नाम हैं जो कि क्या करते हैं, खंडित्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरंती थे, जो काल को खंडन करते हुए, काल को प्रभाव को शून्य करते हुए ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। मतलब काल के प्रभाव से शून्य होकर के ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, आज भी कहते हैं। ये महासिद्धों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें ध्यान देंगे, कंथडी भी है, खंड भी है, कपालिक है, ये सारे नाम हैं। इनको अच्छे से स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे नाम, और फिर अपने प्रश्न का उत्तर चयन करेंगे कि कौन सा आपका उत्तर हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। तो चलिए प्रश्न पर फिर से चलते हैं हम एक बार। तो इस प्रकार आपने देखा कि हठ प्रदीपिका में चंड शब्द नहीं है। चंड की जगह पर क्या था, चंड की जगह पर खंड शब्द था, खंड कपालिकस्त था, ये शब्द था। ऐसे कंठ शब्द नहीं था, कंथडी था, कंथ डी, कंठ नहीं है। तो ये दोनों रोंग है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, बी और डी, अनुगामी नहीं है, ये दो नहीं है। बाकी चौरंगी मीन गोरक्ष सिद्धि बुद्धिस्ट चरपटी कपालिक कंड कपालिकस तथा ये भी था, बाकी नहीं है इसमें से बी और डी। तो इस प्रकार से बी और डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुगामी नहीं है नाथ, इस तरीके से हमें कहा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन सभी नाथों के नाम आपको याद रखने हैं। इन फ्यूचर फिर से आपको इन नाथों के नाम पूछे जा सकते हैं। याद रखने का सबसे सरलतम तरीका, कोई ट्रिक मत बनाइएगा, क्योंकि ट्रिक बनाओगे तो फिर से फंस जाएंगे आप एग्जाम में। एग्जामिनर जो होता है मिलते जुलते ऑप्शन दे देता है। आप हो सके तो श्लोक याद करिए, इससे आपको एक तो लाइफ टाइम के लिए कुछ श्लोक याद हो जाएंगे, प्लस में आपकी जो मेमोरी है वो शार्प हो जाएगी। और किसी भी टाइप से एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करें, आप कभी भूलेंगे नहीं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा श्लोक में, 2 से 3 बार के प्रयास में लगभग आपको श्लोक याद हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंतर्गत काउंट होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंतर्गत, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंतर्गत काउंट होता है। इसका काम सर हमें इम्यूनिटी प्रदान करना है, और शरीर में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उन सभी स्ट्रक्चर को बनाने में सर प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए प्रोटीन हमारी मसल की बिल्डिंग में या बोन्स की बिल्डिंग में या फिर कोई अन्य कोई स्ट्रक्चर बनता है, जैसे सेल का जो आउटर पार्ट होता है उसमें फॉस्फोलिपिड्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये पाए जाते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा शरीर में या इम्यूनिटी का जो कार्य होगा वो प्रोटीन के द्वारा ही होगा। अगर मैं बात करूं ब्लड की, तो हमारे ब्लड में 3 टाइप के मेजर प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिसमें से एक है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन जो है सर आपका क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग का कार्य करता है, ब्लड क्लोटिंग का कार्य करता है। ऐसी बात की जाए ग्लोबुलिन की, ग्लोबुलिन भी एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है ग्लोबुलिन। ये प्रोटीन जो होता है आपका इम्यूनिटी में हिस्सा लेता है, इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता होता है, रक्त प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो क्या करता है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बना करके रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण ब्लड जो होता है एक अपनी विस्कोसिटी डेंसिटी में पाया जाता है ना, बिखरता नहीं है पूरे शरीर में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये 3 प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर हम बात करें कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है, तो प्रोटीन आती है। और ये प्रोटीन जो होते हैं इनकी बेसिक इकाई की बात की जाए तो क्या होती है, अमाइनो एसिड्स होती है। और ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, आपने अगर बुक देखी होगी तो 20 टाइप्स के बताए हैं कहीं पर। तो अभी तक हमने 20 टाइप्स के देखे हैं, परंतु एक्चुअल में जो है आज के टाइम में अगर बात की जाए तो ये 22 टाइप्स के अमाइनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं 22 टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बनते होते हैं, 22 टाइप के। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट बात है। कल को एग्जामिनर जो होता है आपसे फिर से पूछ सकता है ये प्रश्न, और हो सकता है कि वो आपको 22 ऑप्शन ना दे और उस समय आपको दे दे 20 ऑप्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि 20 टाइप बताइए। हालांकि हमें पता है कि आज के टाइम पर 22 टाइप्स के हो चुके हैं पूरे, ठीक है। कभी किसी टाइम पर थे 20, ओल्ड बुक्स हैं उनको देख करके अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाता है तो 20 हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है, दोनों बातें आपको पता हो, जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं और 22 टाइप्स के, इनमें क्या अंतर है। तो इस प्रश्न में क्योंकि 20 आंसर नहीं है तो हमारा 22 होगा। जब भी आपको 22 ऑप्शन में मिलेगा तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि अमाइनो एसिड्स हमेशा 22 टाइप्स के आज के दौरान ना,
ये ध्यान रखिए। तो 20 उत्तर आप कभी नहीं देंगे। अगर हाँ ऑप्शन में 22 है ही नहीं तब आप 20 चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 20 ऑप्शन ही चूज करना है। इसी के साथ हमारा आज के 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। आगे के क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल। और यदि आप हमारे साथ जुड़ करके नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।